गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑटो इंजन 2 में एग्जॉस्ट एमिशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि चल रहा था रिडक्शन इन एग्जॉस्ट एमिशन। उसके लिए क्या क्या इंजन मॉडिफिकेशंस थी, उसमें हमारे पास नेक्स्ट इंजन मॉडिफिकेशन है चेंजेस इन कूलिंग सिस्टम। तो जैसे कि हमें पता है कि हायर इंजन टेम्परेचर जो है वो एग्जॉस्ट एमिशन में HC और CO एमिशंस को कम करने में हेल्प करता है। तो अब हायर इंजन टेम्परेचर को अटेन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कूलिंग सिस्टम को मॉडिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि वो हायर टेम्परेचर्स पे इंजन में फ्यूल की कंबस्शन करवाए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक लिमिट से जब हायर टेम्परेचर पे कंबस्शन होने लग जाती है तो NOx भी प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो इंजन की कूलिंग को इस तरह से ट्यून किया जाना ज़रूरी है कि प्रिस्क्राइब्ड जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर है सिर्फ उतने ही टेम्परेचर तक कंबस्शन हो। उसके बाद कूलिंग सिस्टम जो है उसको इस तरह से टेम्परेचर को रिड्यूस करे कि हम NOx की फॉर्मेशन तक उसको ना लेके जा पाए। तो इसके लिए हम आज की डेट में आपने देखा होगा थर्मोस्टेट यूज करते हैं, वो ECM के साथ सिंक किया जाता है, जो कि टाइम टू टाइम इनपुट देता रहता है ECM को, और वो थर्मोस्टेट्स वाल्व जो हैं उसको एक्चुएट करके हम लोग कूलिंग सिस्टम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं ताकि इंजन के रिक्वायर्ड टेम्परेचर्स को मेंटेन रखा जा सके। नेक्स्ट है चेंजेस इन फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हैं, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले है सुटेबल मॉडिफिकेशन हैज बीन मेड इन द इनटेक मैनिफोल्ड। सबसे पहले इनटेक मैनिफोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें इस तरह से मॉडिफिकेशन की गई है कि रैपिड वेपोराइजेशन हो सके ताकि इंजन जल्दी से जल्दी वार्म अप हो जाए। अब इंजन में रैपिड वेपोराइजेशन, या हम कह सकते हैं कि इनटेक मैनिफोल्ड में ज़्यादा टेम्परेचर को अटेन करने के लिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर क्रॉस करके उसको पास किया जाता है ताकि जो एग्जॉस्ट की हीट है वो इनटेक मैनिफोल्ड को मिल सके, और जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं इंजन के अंदर वो पहले से प्री हीटेड हो ताकि रैपिड वेपोराइजेशन हो फ्यूल की और कंबस्टन जो है हायर टेम्परेचर्स पे हो सके। उसके बाद एक और मॉडिफिकेशन है जिसमें हम रनर्स को इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो सारे इक्वल लेंथ के हों, उसमें कम से कम रिस्ट्रिक्शन हो ताकि हर एक सिलेंडर को इक्वली एयर सप्लाई हो सके। जैसे कि आज की डेट में हम लोग देखते हैं पेट्रोल इंजन्स भी इंजेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि हमने सुना है MPFI सिस्टम, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इसमें हम कुछ एयर जो है वो पहले भेजते हैं, उस एयर को उसको कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। अब अगर एयर के पास पहले से कुछ टेम्परेचर होगा तो जैसे ही हम पेट्रोल को इंजेक्ट करेंगे तो बर्निंग जो है बहुत प्रॉपर तरीके से होगी, जो कि HC और NOx के एमिशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने देखा होगा कि लीन मिक्सचर जो है वो अगर पहले से ही थोड़ा बहुत प्री हीट किया हो तो बहुत अच्छे से बर्न होता है। अब मिक्सचर को प्री हीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर फिल्टर को थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल करते हैं। थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसको ECM के साथ सिंक करते हैं और एग्जॉस्ट गैस का यूज करते हैं ताकि जो एयर एंटर करने वाली है उसको पहले से ही प्री हीट किया जा सके 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब हाई टेम्परेचर्स पे जब हम एयर को सप्लाई करते हैं तो एग्जॉस्ट एमिशन जो है वो काफी कम आता है और कंबस्शन एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोरेटर में कुछ रीडिजाइनिंग की गई थी जिसमें हमने आइडलिंग स्पीड को इंक्रीज किया था। अब आइडलिंग स्पीड को इंक्रीज करने का क्या फायदा है कि इंजन्स जो हाई आइडलिंग स्पीड पे चलते हैं उनको हम लीन मिक्सचर्स के ऊपर रन करवा सकते हैं। सो लीन मिक्सचर बर्न होगा, दैट मीन्स एग्जॉस्ट एमिशंस जो है वो कम आएंगे। अब इस लीन मिक्सचर को परमानेंटली सेट रखने के लिए हमने एक ऐसी चीज डिजाइन की ताकि मैकेनिक्स जो हैं ड्यूरिंग सर्विसिंग इस मिक्सचर के जो सेटिंग है उसको
मॉडिफाई या डिस्टर्ब ना कर पाए। अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है और रिच मिक्सचर जो है आइडलिंग में जाने लग जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज ऑफ एग्जॉस्ट एमिशंस, जो कि हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो हमने चोक वाल्व में की थी। आपने देखा होगा मैनुअल चोक वाल्व जो है वो हम मैनुअली अप्लाई करते हैं। चोक अप्लाई करते ही रिच मिक्सचर जाना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर रिच मिक्सचर बर्न हो रहा है दैट मीन्स एग्जॉस्ट जो है वो हायर निकलेंगे। ठीक है, तो चोक वाल्व को इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट किया जाने लगा जिससे कि ये ऑपरेशन बहुत ही क्विक हो। मैनुअली हम चोक अप्लाई कर देते हैं तो चोक को हटाने में कुछ समय वेस्ट होता है जिसके दौरान एग्जॉस्ट एमिशंस जो है वो काफी ज्यादा निकलते हैं। सो इस टाइम गैप को रिड्यूस करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक चोक्स का इस्तेमाल किया जाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हायर एग्जॉस्ट जो है, हायर एमिशंस जो है वो रिड्यूस हो सका। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो ये है कि जो इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व है वो पार्शली ओपन रहते हैं इनटेक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान। अब इन दोनों वाल्व्स के एक साथ ओपन रहने को हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। इंक्रीज्ड ओवरलैपिंग से क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो इनटेक मैनिफोल्ड के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब फ्रेश चार्ज के साथ मिक्स होंगी। अब ये क्या करेगी, कंबस्टन के टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी जिसकी वजह से NOx एमिशन कम आएगा। जैसे हमने पहले देखा था कूलिंग सिस्टम वाले मॉडिफिकेशन में कि बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर पे अगर कंबस्टन हो रही है तो NOx प्रोड्यूस होगा। ये वाल्व ओवरलैपिंग क्या करेगी, हायर टेम्परेचर्स पे जो कंबस्टन हो रही है उसको रिड्यूस करेगी ताकि NOx जो है वो कम प्रोड्यूस हो पाए। लेकिन यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट एमिशन को कम करने का एडवांटेज तो लिया, उसके साथ साथ हमें एक डिसएडवांटेज भी मिलेगा। वो ये है कि एक तो रफ आइडलिंग का सामना करना पड़ेगा इंजन को, पुअर लो स्पीड ऑपरेशंस का भी सामना करना पड़ सकता है इंजन को। अब जैसे हमने वाल्व ओवरलैपिंग की बात की, वाल्व को ओवरलैप करने की बजाय अगर हम एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेटर सिस्टम का इस्तेमाल करके इनटेक और एग्जॉस्ट चार्ज को मिक्स करें तब भी हमें सेम एडवांटेजेस मिल जाते हैं और जो डिसएडवांटेज हमने परफॉर्मेंस में देखा था वो भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एग्जॉस्ट गैस इटसेल्फ विल नॉट बर्न। अब होता क्या है, वहां पे एग्जॉस्ट गैस में ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो बर्न नहीं होगी, जिसकी वजह से वो इनटेक की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब इनटेक की हीट को एब्जॉर्ब करने का क्या मतलब है, जो कंबस्टन टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा और NOx की फॉर्मेशन कम होगी। अब ये चीज एस्टिमेट की गई है कि 60% अगर हम पीक टेम्परेचर्स को कम कर देते हैं तो एस्टिमेटली हमारे पास 85% तक की NOx में रिडक्शन आती है। अब इसमें होता क्या है, EGR का इफेक्ट क्या है इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसे जैसे हम EGR यानी कि एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं तो इंजन की पावर डिक्रीज होती है, फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज होती है और NOx जो है वो 15% के आसपास डिक्रीज हो जाती है। अब मान लीजिए हम लोग 15% EGR यूज कर रहे हैं एट 15% EGR मतलब एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, द रिडक्शन इन NOx इज 88%। यहाँ पे NOx में 88% तक की रिडक्शन आएगी, लेकिन पावर लॉस जो है वो 16% के आसपास मिलेगा और जो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है वो हमें 14% जो है वो इंक्रीज मिले। सो इन डिसएडवांटेजेस या इन लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हम लोग इग्निशन एडवांस को अडॉप्ट करते हैं, एयर फ्यूल रेशियोज को मॉडिफाई करते हैं। इन सब चीजों को करने के बाद मतलब सारे कॉम्प्रोमाइजेस करके हमें फिर भी 60% तक की NOx जो है वो कम मिलती है। अब आप लोग इन ग्राफ्स में देखिए, सबसे पहला ग्राफ है इफेक्ट ऑफ एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन ऑन इंजन ब्रेक पावर। इस साइड आप देख रहे हैं ब्रेक पावर, एक्स एक्सिस के ऊपर आप देख रहे हैं एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलिंग इन परसेंटेज 0 to 20% तक,
और 0 to 100% तक दिखाया है। इसमें आप देखिए जैसे जैसे हम एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलिंग को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, हमारी ब्रेक पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पावर लॉसेस हो रहे हैं। सेकेंड ग्राफ है इफेक्ट ऑफ एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन ऑन ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। अब फ्यूल कंजप्शन के साथ हमने रिसाइकलिंग परसेंटेज को रिलेट किया है। वाई एक्सिस पर आप देख सकते हैं BSFC लिखा है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलिंग है। जैसे जैसे हम एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी फ्यूल कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करवाना पड़ेगा। इसमें देखिए इफेक्ट ऑफ एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन ऑन नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन। नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन के साथ हमने रिलेट किया है रिसाइकलिंग को। जैसे जैसे हम रिसाइकलिंग इंक्रीज कर रहे हैं, एग्जॉस्ट एमिशन में NOx का अमाउंट देखिए बहुत ज्यादा रिड्यूस होते चले जा रहा है। फोर्थ ग्राफ आप लोग देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ EGR ऑन NOx एमिशन विद EGR एंड विदाउट EGR इंजन्स। अब इसमें देखिए NOx के ऑक्साइड हैं और यहाँ पे स्पीड के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी स्पीड इंक्रीज होती है इंजन की, तो जिस इंजन में EGR लगा है उसमें देखिए NOx के जो एमिशंस हैं कितने कम है, और विदाउट EGR जो है वो ये ग्राफ विद द स्पीड बढ़ते चला जा रहा है। अब इन दोनों ग्राफ्स में हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ EGR ऑन हाइड्रोकार्बन एमिशन। वाई एक्सिस पे आप हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग व्हीकल की स्पीड देख रहे हैं। दो ग्राफ्स हैं हमारे पास, विदाउट EGR एंड विद EGR। अब जैसे जैसे व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, वैसे तो 15 की स्पीड तक जो है वो दोनों इंजन्स में हाइड्रोकार्बन्स की मात्रा कांस्टेंट निकलती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग स्पीड इंक्रीज करते हैं टिल 60 to 70, तो विदाउट EGR में देखिए किस तरह से HC की मात्रा बढ़ती जा रही है। लेकिन 60 to 70 के बाद देखिए आप लोग विदाउट EGR में काफी HC की मात्रा कम हो गई है। फिर भी अगर हम EGR वाले इंजन्स को देखें तो बहुत ही कंसिस्टेंट सी अमाउंट हमें HC की मिल रही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में आप देखिए 15 की स्पीड तक कांस्टेंट है। उसके बाद विद EGR में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड काफी ज्यादा मात्रा में निकल रही है, उसके कंपैरेटिवली विदाउट EGR में काफी कम मात्रा में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिल रही है। स्क्रीन पे जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, यह है कन्वेंशनल EGR वाल्व का, कि किस प्रकार से ये इंजन में असेंबल किया होता है। सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं। यह है टेपर वाल्व, जो कि एग्जॉस्ट गैस को रिस्ट्रिक्ट करेगा या अलाउ करेगा इनटेक मैनिफोल्ड में जाने के लिए। यह है डायाफ्राम, यह है EGR वाल्व जो कि स्प्रिंग लोडेड है। यह है थर्मल कंट्रोल वाल्व, यह है कैलिब्रेटेड सिग्नल वाल्व जो कि थ्रोटल बॉडी के जो बटरफ्लाई वाल्व होता है या थ्रोटल वाल्व होता है उसके ऊपर प्लेस किया गया है। अब इसकी वर्किंग देखिए क्या है। आइडलिंग के केस में एग्जॉस्ट गैस जो है वो हम इनटेक मैनिफोल्ड में नहीं भेजेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर आइडलिंग में भी हम एग्जॉस्ट गैस को इनटेक में भेजते रहेंगे तो रफ आइडलिंग का सामना करना पड़ सकता है हमें। जैसे जैसे हम थ्रोटल को ओपन करते हैं तो ये यहाँ से जो कैलिब्रेटेड सिग्नल पोर्ट से पोर्टेड चार्ज जो है या पोर्टेड वैक्यूम जो है वो इस EGR वाल्व में आना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे यहाँ वैक्यूम इंक्रीज होता चला जाएगा, ये डायाफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट और इस टेपर वाल्व को ओपन करेगा। जैसे जैसे ये ओपन होता चला जाएगा, एग्जॉस्ट गैस जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम फुल थ्रोटल ओपन कर देंगे तो ये टेपर वाल्व जो है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इन केस ऑफ फुल थ्रोटल मैनिफोल्ड के अंदर वैक्यूम जो है वो जनरेट होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा टेपर वाल्व जो है वो स्प्रिंग फोर्स की वजह से क्लोज हो जाएगा और हमारा इंजन जो है वो विदाउट EGR ऑपरेट होगा।
अब यहाँ पे देखने में क्या आया है इस तरह के सिस्टम से कि EGR सिस्टम जो है वो तभी काम करता है इंजन में जब NOx ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं थर्मल कंट्रोल वाल्व का क्या काम है। द थर्मल कंट्रोल वाल्व in the vacuum line is installed in the engine cooling system and serves to prevent EGR operation at lower engine temperature। अब इसको कूलिंग सिस्टम के साथ सिंक किया जाता है जो कि इंजन का टेम्परेचर सेंस करता है और इंजन को लोअर टेम्परेचर्स पे रन करने से रोकता है ताकि XC और CO जो है वो ना बन पाए, और अगर हायर टेम्परेचर्स पे वर्क करेगा तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा जनरेट होंगे। सो इस तरह से जो है ये बहुत ही कंट्रोल्ड कंबस्शन होने में इंजन को ट्यून करता है।